Students, today we are going to start new chapter, I mean second chapter of chemistry for 12th class. So हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है 12th क्लास के लिए. फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी भी एंड न्यूमेरिकल्स भी विथ फार्मूला. सो हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट में है क्या, व्हाट इज़ ट्रू सॉल्यूशन. हम लोग फिफ्थ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे व्हाट इज़ ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड कोलाइडर सॉल्यूशन बहुत ही डिटेल में. बट अभी हम लोग ट्रू सॉल्यूशन का जिक्र आया है, सो हम लोग ट्रू सॉल्यूशन क्या देख लेते हैं. ट्रू सॉल्यूशन जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सॉल्यूट, व्हाट इज़ सॉल्वेंट, व्हाट इज़ सॉल्यूशन. तो चलो एक एग्जांपल देके हम क्लियर कर रहे हैं. सपोज़ हम कोई रिएक्शन लिखते हैं C+O2, ठीक है. सपोज़ यही एक रिएक्शन लिखते हैं. रिएक्शन तो बहुत है, 1000 में है, उससे भी ऊपर है, बट चलो एक समझने के लिए हमको रिएक्शन लिख लेते हैं C+O2 CO2. व्हेन कार्बन इज बर्न इन एयर देन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड और प्रोड्यूस. अब इसमें अगर हम बोले कि इसमें सोल्यूशन क्या है, तो डेफिनेटली आंसर ये होगा तुम लोग का कि CO2 सोल्यूशन है. चलो ठीक है. अब हम बोलेंगे कि इसमें प्रोडक्ट कौन है, तो यही है प्रोडक्ट. सो CO2 क्या हो गया, CO2 प्रोडक्ट भी हो गया और इसी को हम लोग सॉल्यूशन का भी नाम देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में डिज़ोल्व अगर कर रहा है, मान लो कोई रिएक्शन आपस में डिज़ोल्व कर रहा है, जो प्रोडक्ट बनेगा वही सॉल्यूशन वाला बात हुआ कि सॉल्यूशन उसमें हो गया, डिज़ोल्व हो गया, मतलब उसमें वो घुल गया तो वो सॉल्यूशन बना, ठीक है. अब अगर हम बोलेंगे कि रिएक्टेंट, तो डेफिनेटली ये दोनों मिल के रिएक्टेंट कहलाएगा. अब अगर इसमें ये पूछे कि व्हाट इज़ सॉल्यूट एंड व्हाट इज़ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो बता दोगे, और नहीं तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं. अगर सामने प्रैक्टिकली सामने रखा है तो जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट एंड जिसका अमाउंट ज़्यादा वो सॉल्वेंट. क्लियर है. बट थ्योरेटिकली अगर लिखने में ऐसा पूछा जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो देख के समझ जाएंगे, जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा है अमाउंट में वो सॉल्वेंट. बट थ्योरेटिकली क्या होता है, जिसका मास नंबर कम होता है, ओके, ये सिंपल ट्रिक है समझने के लिए. जिसका मास नंबर कम है डैट इज़ सॉल्यूट एंड जिसका मास नंबर ज़्यादा है डैट इज़ सॉल्वेंट. और 30 तक तो हम पहले भी बोल चुके हैं बेसिक क्लास में कि याद करना बहुत ही ज़रूरी है, 12 के एग्ज़ाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए. सो कार्बन का मास नंबर क्या होता है, 12 ग्राम. एंड ऑक्सीजन का 16 होता है, बट O2 है तो 16 2 जा 32. सो ये साफ़ है, यहाँ पे क्लियर है कि कार्बन इज़ अ सॉल्यूट. कार्बन क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट, और O2 यहाँ पे क्या है, तो O2 यहाँ पे सॉल्वेंट है. ये बात क्लियर है. अब जैसे कि हम लोग कोई भी रिएक्शन, सपोज हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन हम लोग लेते हैं ये N2NH2 व्हेन नाइट्रोजन गैस इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस देन अमोनिया विल बी फॉर्म्ड. लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ही सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का पता चलेगा. C+O2 में तो ऑलरेडी बैलेंस था, तो यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे 2 लगा है, तो H क्या हो गया, 3 2 जा 6, तो आगे 3 करेंगे तो 3 2 जा 6, ठीक है. अब इसमें N का क्या होता है, मास नंबर 14 है ना, 14 2 जा 28 ग्राम. H का 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 3 6 ग्राम. सो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर है कि 6 कम है 28 से, सो 6 H2 हो गया सॉल्यूट और N2 हो गया सॉल्वेंट. अब यहाँ पे लेकिन एक और बात समझने वाली बात है, अब तो क्लियर है, लेकिन एक और बात समझने का है कि व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पानी हमेशा सॉल्वेंट होगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सो एक रिएक्शन देके हम लोग क्लियर करते हैं. सपोज Zn जिंक प्लस H2O, तो ZnOH होल 2 बैलेंस हम लोग नहीं कर रहे हैं. अभी हम लोग को सॉल्यूट सॉल्वेंट का जानना है, इसलिए हम लोग भी बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही देख रहे हैं. अब यहाँ पे जिंक का मास नंबर ऑफ जिंक इज 65 ग्राम एंड वाटर H का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 18 ग्राम. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द थ्योरी या हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट, 18 कम है 65 के कंपेयर में, सो ये सॉलिड होना चाहिए, ये सॉल्वेंट. बट नहीं, जस्ट अभी पता है वाट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अगर अमाउंट कम भी है, मास नंबर कम भी है वाटर का दूसरे रिएक्टेंट के कंपेयर में, तो भी वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही होगा. ये बात क्लियर रहना चाहिए कि व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये हमेशा सॉल्वेंट का ही काम करेगा, चाहे उसका मास नंबर कम हो या ना हो, ठीक है. व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो अब सॉल्यूट सॉल्वेंट क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो कुछ भी उसमें पीपीटी प्रिसिपिटेट नहीं बनता है, कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है. जैसे बोल सकते हैं हम लोग सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सब. बट अगर हम बोलेंगे सैंड इन वाटर, पानी में बालू, तो ये कौन सा सोल्यूशन है, तो ये हमारा बोल सकते हैं कि ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है. वैसे भी फिफ्थ चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग ट्रू सॉल्यूशन
कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन का बहुत ही डिटेल डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है 12 के एग्जाम में, तो वो सब हम लोग वहाँ पे करेंगे कि वहाँ पे फिल्टर किसको कर सकते हैं, साइज क्या होता है पार्टिकल का, कोलाइडल का क्या है, कैसे एग्जाम्पल क्या है, ये सब हम लोग क्लियर करेंगे। बट अभी सेकंड चैप्टर में इसका जिक्र आया तो बता रहे। ट्रू सॉल्यूशन वैसा होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में एटम या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है, कुछ भी प्रिसिपिटेट नहीं बनता, दैट इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना, पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे कि मान लो सॉल्ट इन वाटर, तो नमक का, सॉल्ट का एक एक पार्टिकल आई मीन एटम या मॉलिक्यूल को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, वो माइक्रोस्कोप के से ही देख सकते हैं। सो नेकेड आई से ये देखना पॉसिबल नहीं है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन इट इज़ डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस whose composition can be varied within a certain limit। कुछ लिमिट तक क्या होगा, सब्सटेंस वेरीड करता है, अलग अलग रहेगा, डिफरेंस रहता है, बट क्या होता है जब वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, तो कुछ भी प्रिसिपिटेट आई मीन बचता नहीं है, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक, या चीनी पानी में आई मीन शुगर सॉल्यूशन। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये 11th में भी फर्स्ट चैप्टर में ये क्लियर हुआ था, बट हम 12 में ये फिर से है, तो हम डिटेल में फिर से क्लियर करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था 11th का उसमें ये था, क्या है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का बहुत सारा यूनिट होता है, तो वो सब यूनिट का डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है आई मीन ये है क्या टॉपिक, मतलब कि कंसंट्रेशन को बहुत सारा, कोई भी सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है आई मीन मोल जो होता है या मोलर कंसंट्रेशन होता है या सिर्फ कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, उसका क्या क्या यूनिट है जिससे हम लोग वो कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट में है स्ट्रेंथ, सेकेंड में है मोलैरिटी, फिर है मास पर परसेंट, फिर वॉल्यूम परसेंट, फिर मोल फ्रैक्शन, देन मास फ्रैक्शन, देन पार्ट्स पर मिलियन जिसको ppm से हम लोग डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी एंड लास्ट मोलैरिटी। ठीक है, तो हम लोग 1 by 1 डिटेल में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आते हैं कभी कभी क्या होता है फाइनल एग्जाम में कि पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ओके, तो डिफरेंस कभी भी पूछे तो कॉलम में बना के लिखना है। एक तो डिफरेंस हो जाएगा दोनों का डेफिनेशन, परिभाषा, सेकेंड डिफरेंस फार्मूला, थर्ड में यूनिट लिख दो, तो 3 ऐसे ही डिफरेंस हो गया। और फोर्थ एक और डिफरेंस लिख सकते हैं, उसका सिंबल, मोलैलिटी कैपिटल M एंड मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो 4 ऐसे ही डिफरेंस हो गया। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स का ये फाइनल एग्जाम में आते हैं, 4 से 5 साल ये रिपीट हुए हैं। तो हम लोग 1 by 1 डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज स्ट्रेंथ? तो इट मे बी डिफाइंड एज, अगर एक सेकेंड और, ये अगर फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन खुद से लिख लोगे वर्ड में, अगर डेफिनेशन वर्ड वाला जो याद है तो फॉर्मूला खुद से बना लोगे। सो इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, इसलिए हम पहले ही सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन को क्लियर कर दिए। ठीक है, एक और बात पहले हम समझा देते हैं। सॉल्यूट जो होता है हमेशा ग्राम, सॉल्यूट सॉल्वेंट हमेशा मास होता है, एंड सॉल्यूशन जो होता है प्रोडक्ट उसको हम लोग लेते हैं वॉल्यूम में। ठीक है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मास है, तो छोटा होता है सॉल्यूट, इसलिए मास का यूनिट में भी छोटा यूनिट होगा सॉल्यूट का। आई मीन सॉल्यूट हमेशा ग्राम में होगा, सॉल्वेंट हमेशा किलोग्राम में होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन जो होता है उसका तो हमेशा वॉल्यूम लिया जाता है, सो वॉल्यूम हमेशा लीटर में लिया जाएगा। ठीक है, किसका? तो सॉल्यूशन का। सॉल्यूट हमेशा ग्राम में, दैट इज़ अ मास, सॉल्वेंट हमेशा केजी में, आई मीन मास, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। सो मैथमेटिकली स्ट्रेंथ क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ओके, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, तो ग्राम पर लीटर। ये सब पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो क्या फिजिक्स में तो क्या कर रहे हैं कि साथ ही साथ न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, बट केमिस्ट्री में चैप्टर थ्योरी पूरा चैप्टर का खत्म हो रहा है, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। उसने न्यूमेरिकल में भी क्या किए थे फर्स्ट चैप्टर में, पहले पूरा फार्मूला लिखे थे, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। वैसे ही सेकेंड, थर्ड और सब चैप्टर में न्यूमेरिकल में करेंगे। आई मीन जितना चैप्टर 12 में न्यूमेरिकल है, तो कितना चैप्टर्स में है, तो 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सेकेंड ये चैप्टर सॉल्यूशन, थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स। बस उसका न्यूमेरिकल का कहीं भी दर्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग थ्योरी ये चैप्टर पूरा देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। पहले फॉर्मूला पूरा लिखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का, देन स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल बनाना। सो ग्राम पर लीटर, ये सब पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, इसलिए इसमें हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन।
ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एम। क्या होता है, ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इन ग्राम, सॉल्यूट है तो ग्राम में रहेगा, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, तो लीटर में रहेगा। तो फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम मोल पर लीटर। तो ऊपर गया तो इन्वर्स हो गया -1, ग्राम मोल पर लीटर। अब हम बताएंगे कि व्हाट इज़ ग्राम मोल। ग्राम मोल होता है क्या, न्यूमेरिकल में ये सब पूरा क्लियर होगा। न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी या मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, ये सब पे न्यूमेरिकल आते हैं। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन पे भी आते हैं। तो ग्राम मोल का मीनिंग होता है, ग्राम मोल का में क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। सपोज अगर हमको, चलिए एग्जांपल देके हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सपोज H2SO4 का ग्राम मोल पूछा है, क्या होगा, तो H2SO4 में जो मास गिवन है, ठीक है, सपोज बोल रहा है कि 18 ग्राम H2SO4 का ग्राम मोल बताओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 ग्राम बाय मोलर मास क्या होता है, तो H का 1 × 2। मोलर मास क्या है, मास को ही मोलर मास बोलते हैं, बट मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का होता है, और सिर्फ मास अगर बोलोगे तो सिर्फ एटम का, जैसे कैल्शियम मास नंबर, सोडियम मास नंबर, जिंक मास नंबर। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड तब बोलेंगे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अगर बोलेंगे कि बोल सकते हैं सपोज HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो तब बोलेंगे मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। आई मीन कोई कंपाउंड का अगर मास हो तो है मास ही, बट उसको बोलते हैं हम लोग मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो H का 1 × 2 प्लस सल्फर का क्या होता है, मास नंबर 32, ऑक्सीजन का 16 × 4। तो जब हम लोग टोटल करेंगे तो 98 ग्राम हो जाएगा पर मोल। पर मोल का मतलब एक मोल में 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इन 1 मोल 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट। तो ये 98 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे, तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 18/98 को, तो 9/49 आएगा। 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो 0.18 अप्रॉक्स में इसका आंसर आएगा। सो ग्राम मोल सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा, 0.18 समथिंग ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ग्राम मोल फाइंड आउट करते हैं। ग्राम मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, जो कि क्वेश्चन में मास गिवन रहेगा, बाय जो कंपाउंड है उसका अपना मोलर मास। ओके, यही होता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट का ग्राम मोल, मतलब क्या है सॉल्यूट, उसका अपना ग्राम मोल। मान लो सल्फ्यूरिक एसिड ही सॉल्यूट है तो उसका ग्राम मोल जैसे अभी निकाले फाइंड आउट किए, बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम, और सोल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा यूनिट, ग्राम मोल पर लीटर। तो ऊपर गया तो लीटर इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मास परसेंट। परसेंट का मीनिंग परसेंट हुआ, फ्रैक्शन हुआ या रेशियो हुआ, ये सब का कोई यूनिट नहीं होता है। तो मास परसेंट क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट। अब ये एक कंपोनेंट या तो सॉल्यूट हो या तो सॉल्वेंट हो। अब ये सब टर्म क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पर मास ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, क्या होता है, मान लो ए और बी मास है सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। मान लो ए सॉल्यूट है, बी क्या है तो सॉल्वेंट है। तो मास परसेंट ए का क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंट है सो इनटू 100। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंबल भी लिखे तो मास ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, मास का सिंबल W होता है, WA/WA प्लस WB। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन क्या होगा, अगर बोल सकते हैं कि ए है सॉल्यूट और बी है सॉल्वेंट, तो डेफिनेटली सोल्यूशन तो AB ही होगा ना। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, तो ए का मास प्लस बी का मास ऐड कर दो तो बन गया सोल्यूशन का मास, आई मीन सोल्यूशन का हो गया। तो वही बात यहाँ पर है कि मास ऑफ सोल्यूशन है तो क्या सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास ऐड कर दो तो सॉल्यूशन का मास हो गया इनटू 100, क्योंकि परसेंट है। अब यहाँ पे मास परसेंट ऑफ बी मान लो, तो बी को तो हम लोग सॉल्वेंट माने हैं, तो अब उसका फाइंड आउट करें तो मास ऑफ सपोज जो ये है सॉल्यूट या सॉल्वेंट कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्वेंट मान लिए हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंट बी का क्या होगा, WB/WA प्लस बी, क्योंकि सोल्यूशन का मास क्या होगा A प्लस बी, AB हुआ। तो AB कहाँ से आया, तो मास A का A जो है उसका मास प्लस B जो है उसका मास ऐड कर दो तो सोल्यूशन का मास हो गया। तो वही है मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इंटू 100। ठीक है, तो यही होता है मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 या मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन रहेगा सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, क्योंकि पहले ही बोले कि वन कंपोनेंट का मतलब हुआ कि या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट। ठीक है, तो वन कंपोनेंट मतलब दोनों में कोई भी एक। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो मास परसेंट क्या होता है, सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूशन का मास इंटू 100। या क्वेश्चन में सॉल्वेंट करके दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास बाय सॉल्यूशन का मास इंटू 100। यूनिट का होने का बात ही नहीं है, क्योंकि परसेंट, रेशियो या फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। सो इट हैव नो एनी यूनिट। वॉल्यूम परसेंट जस्ट सेम टू मास परसेंट, जहाँ जहाँ मास वर्ड है वहाँ वहाँ वॉल्यूम वर्ड कर दो। डेफिनेशन वो भी सेम रहेगा। फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ मास है वहाँ भी, और वॉल्यूम का सिंबल होता है V, तो जहाँ जहाँ W है वहाँ वहाँ भी, और बाकी सब कुछ A to Z सेम। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है मोल फ्रैक्शन। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो, फ्रैक्शन एडर इज अ रेशियो, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, इज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। अब ये वन कंपोनेंट में या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट कोई भी आ सकता है, जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसा। अगर न्यूमेरिकल में आता है तो टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स, आई मीन सोल्यूशन का बात हुआ, प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। मान लो ए और बी दो कंपोनेंट है, सॉलिड और सॉल्वेंट। मान लो ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, मोल को हम लोग इसको जीटा बोलते हैं, एक्स दे के यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग टर्न कर देंगे लाइन को, जीटा, ठीक है, ZETA। तो मोल फ्रैक्शन को जीटा से भी डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा, क्या पहले बोले, सॉल्यूट का मोल बाय सोल्यूशन का। तो इसमें भी मास वाला बात है, सोल्यूशन का मोल कैसे पता करेंगे। अगर सॉल्यूट को ए माने और सॉल्यूट का मोल प्लस बी सॉल्वेंट को माने उसका मोल ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मोल निकल गया, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो सोल्यूशन होता है। व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वही तो सॉल्यूशन होता है, ये बात तो क्लियर है ना। सो एन क्या होता है, मोल को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन जो होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल को डिनोट करते हैं, कैपिटल एन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। वैसे ही स्मॉल एम होता है मास, ये सब याद रखने वाली बात है। एंड कैपिटल एम को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ मोलर या मॉलिक्यूलर मास। सो स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल है, तो मोल ए का बाय सोल्यूशन का मोल, क्योंकि डेफिनेशन क्या था मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल बाय सोल्यूशन का मोल, ठीक है। तो Na प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन अगर बी का निकाल ले तो एन बी हो जाएगा, और नीचे सोल्यूशन में क्या होगा Na प्लस एन बी, मतलब कि ए सॉल्यूट है या सॉल्वेंट जो भी हो, तो ए का नंबर ऑफ मोल प्लस बी का नंबर ऑफ मोल है, ऐड कर दो तो वही हो गया सॉल्यूशन का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मास फ्रैक्शन, ppm, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, उसके बाद हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, कोलॉच लॉ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलॉच लॉ या जो भी है इसमें नेक्स्ट टर्म जैसे वो सब स्टार्ट करेंगे, ओके। नेक्स्ट आगे जितना भी है मास पार्ट्स पर मिलियन, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, जितना भी आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इस एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी लॉ एंड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। तो ये सब आगे हम लोग देखेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ओके।